टेस्ट सीरीज 5वें का डिस्कशन, 5th। 4th टेस्ट सीरीज था, उसका 1 लाइन टैगलाइन क्या था? एज मच एज यू कैन डू, एज मच एज यू कैन डू। बट 5वें टेस्ट का जो टॉपिक है उसका टैगलाइन हम आपको बता दें। 5वां टेस्ट का टॉपिक था नेम्ड रिएक्शन, रीएजेंट एंड पॉलीमर। बहुत छोटा सा सेक्शन था, इस सेक्शन को मैंने अलग किया है, इसीलिए इस सेक्शन का 1 लाइन टैगलाइन जो है वो है डू एज डायरेक्टेड। जितना कहा जाए उतना ही करिए, ज्यादा करिएगा हम उसका कोई एडवांटेज आपको नहीं देने वाले। जैसे आपका जो है पहला क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, शायद आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, कोई भी स्टूडेंट ठीक से इसको नहीं पढ़ा है। आइडेंटिफाई मेजर प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म नीड नॉट बी डिस्कस्ड। दैट मीन्स यू हैव टू राइट 1 टाइम प्रोडक्ट। अच्छा, नेम्ड रिएक्शन है, रीएजेंट का टॉपिक है, तो नेम्ड रिएक्शन में रिएक्शन का नाम दे देना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि कौन सा रिएक्शन है ये। और रीएजेंट में रीएजेंट का स्पेसिफिकेशन और मैकेनिज्म देना जरूरी है। ठीक, पहला रिएक्शन था बेकमैन रीअरेंजमेंट, जिसमें कि दोनों साइड से हो सकता है, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से रीअरेंजमेंट हुआ है और प्रोडक्ट जो बना है मेजर प्रोडक्ट वो ये बना है। आपको केवल मेजर प्रोडक्ट लिखना था, सिर्फ मेजर प्रोडक्ट। सेकेंड, एल्डोल कंडेंसेशन, but whenever phenyl ring is present, then it leads to a spontaneous elimination, spontaneously elimination हो जाता है। और आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कुछ बच्चों ने। दूसरी चीज यह है कि कुछ बच्चे मैकेनिज्म दिखाने के चक्कर में पहला इंटरमोलेक्युलर, दूसरा इंट्रामोलेक्युलर, तो वो तो 0 नंबर ही पाएंगे, क्योंकि कीटोन इज ओनली कीटोन कैन जेनरेट डाई एनायन। कीटोन ही एक ऐसा है जो डाई एनायन भी जेनरेट कर सकता है NaOET के प्रेजेंस में। याद कीजिए, मैंने डाईइथाइल ऑक्जेलेट के साथ एसीटोन का रिएक्शन करवाया है आपको क्लास में। एक साथ अटैक होगा, एक साथ अटैक होगा दोनों सेंटर पे, दोनों सेंटर पे एक साथ अटैक होगा और प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगा। डिहाइड्रेशन इज स्पॉन्टेनियस, डिहाइड्रेशन स्पॉन्टेनियस है, बनेगा प्रोडक्ट। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। केनिजरो रिएक्शन, O18 एसिड में जाएगा। आपने ऐसा किया भी तो मैकेनिज्म लिख के, जो मैकेनिज्म लिखे हैं उनका 50% डिडक्शन किए हैं मार्क्स में। जो 1 टाइम प्रोडक्ट लिखे हैं उनको पूरा नंबर दिए हैं। इसमें 2 बच्चे, मेरे को अच्छे तरह से याद है, 2 लोग 10 में 10 पाए हैं। नाउ
सेकेंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। EF G को बताना था, H नहीं था, H और I नहीं था, गलती से टाइप हो गया है, ठीक, 10 नंबर का था। और इसमें पहले अल्फा पे NO आ जाएगा, फिर रिड्यूस होगा और फिर आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। ये तो मैंने सलूशन आपको दे ही दिया है, तो ज़्यादा इसमें हमको डिस्कस करने का कोई खास है नहीं, बस पॉइंट वाइज ही करना था इसमें। डेट इज CH3 CH2 CH2 COOET NaNO2 HCl, इसका फंक्शन बताते हुए अल्फा पोजीशन पे आप रिएक्शन करवाइए। NO COOET Zn HCl रिड्यूस कर देगा इसको और ये बन जाएगा ET CHNH2 COOET। फिर आपको इसको करवाना था हीट करके इथाइल एसीटो एसीटेट से, और ये आपका बन गया, फाइनली आपका बन जाएगा प्रोडक्ट जो मेंशन्ड है, वो बन जाएगा ET CH CO OET NH2 प्लस COOET CH COH CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। आराम से आपका ये प्रोडक्ट यहाँ पे और ये यहाँ पे अटैक कर दिया और ये बन गया ET CH CO माइनस OET NH प्लस CHCOOET COH CH3। बस इतना सा काम था आपको करना, इतना सा काम करना था 10 नंबर का। Identify D in the following reaction. First step, Beckmann rearrangement, followed by intramolecular cyclization। तो बताइएगा तब ना। फर्स्ट स्टेप इज बेकमैन रीअरेंजमेंट, सेकेंड स्टेप इज इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन। करीब करीब सारे लोग किए हैं, करीब करीब सारे लोग किए हैं, अच्छे नंबर भी पाए हैं, 70% तक पाए हैं। डी
Explain with the help of mechanism the observed stereoselectivity in the following epoxide formation reaction. यहां पे एक चीज जो बच्चे मिस कर गए हैं, MCPBA तो अटैक करेगा. MCPBA इज ए बल्की रिएजेंट, दैट्स वाई इट अटैक फ्रॉम द अपोजिट साइड. ये सब लोग किए हैं, सब लोग किए हैं, मैकेनिज्म भी अच्छा किए हैं. सिंगल स्टेप कंसर्टेड मैनर हालांकि नहीं लिखे हैं, आपको क्लियरली लिखना है. जब भी रिएजेंट का क्वेश्चन हो, MCPBA is a bulky reagent used for the partial oxidation. It is a bulky reagent, so attack at electron rich center from the opposite side of the bulky substituent. MCPBA attack in single step concerted manner through cyclic transition state. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना जरूरी था आपको. आप ऐसा कुछ भी नहीं बनाए हैं. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट भी बनाना जरूरी था. आप ऐसा कुछ भी नहीं बनाए हैं. बनाए हैं? बताइए तो. नो, बिल्कुल नहीं आप बनाए हैं. चलिए, इसमें तो कुछ नंबर पा भी गए. 3 नंबर पा गए हैं बच्चे, 3 नंबर पा गए हैं. आपको साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाना चाहिए ना. ये ऐसे तब तो हम जानेंगे कि रिएक्शन कहां से हो रहा है. बैक साइड अप्रोच है, फ्रंट साइड अप्रोच है, ये तो आपको बताना जरूरी है ना. ये दिस 3 member ट्रांजिशन स्टेट इज ऑलरेडी अनस्टेबल. 6 member नहीं है, ऑलरेडी अनस्टेबल, सो इट डज नॉट टॉलरेट एनी instability due to steric hindrance. That why MCPBA attack from the back side. तभी मैंने सोल्यूशन में केवल लिख दिया है कि सोल्यूशन इज इंडिकेटिव. मेन बात जो होगी आमने सामने होगी. ये कारण. NBS is a known reagent for free radical. How can you do ionic? बिना बताए आप आयोनिक कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं भाई? बताएंगे आप हमको कि क्यों आयोनिक रिएक्शन हो रहा है. 0 नंबर. NBS is an bromosuccinamide which is a reagent for free radical bromination. But one of the special quality of N-bromosuccinamide is that in ionic medium in absence of peroxide, it undergo electrophilic addition reaction. Probably mechanism is like this. Probably mechanism is like this. HO minus Br plus. Now Br plus attack. From the opposite side.
Br plus attack from the opposite side. Because three-membered ring is unstable, then attack of OH minus take place from the opposite side of the three-membered ring, that is formation of this OH Br. Br OH, then OH undergo intramolecular attack from the same side. अब बना प्रोडक्ट, अब बना स्टीरियोकेमिस्ट्री। 5-5-10 नंबर का सवाल है और आप ऐसे ही जवाब दे रहे हो। डू एज डायरेक्टेड। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको एक्सप्लेन करनी थी इसमें। Predict the products of following reaction showing suitably stereochemistry whenever necessary. क्या करना था भाई, क्या करना था? ये देखिए, ये ऐसे है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के बर्च रिडक्शन, यहां पे नाम बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन में ये बता दीजिए कि क्या होने वाला है। टी ब्यूटॉक्साइड बर्च रिडक्शन, but tertiary butoxide ion is present, therefore a part of this undergo hydrolysis to give this, which tautomerizes to give this. Tautomerizes to give this. Now, this undergo isomerization to give more stable alpha beta unsaturated, and then with MCPBA, it undergo, जो मैंने क्लास में करवाया है, with MCPBA it undergo epoxidation through Michael addition. Epoxidation through Michael addition. Attack take place from the opposite side of CH3. ये था। Some product is also formed due to epoxidation at this position, because MCPBA attack at electron rich center from the same side of polar substituent. A part of reaction also take place like this. क्योंकि प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है तो आपको प्रोडक्ट्स ही बताना है कि जितने बन सके। सेलेनियम डाइऑक्साइड पिरिडीन को, पिरिडीन से सटे जो भी, पिरिडीन के एडजेसेंट पे जो भी हमारा ऑर्थो पे CH3 होता है वो एक्टिव होता है, और एक्टिव CH2 को हमेशा जो है
सेलेनियम डाइऑक्साइड डायरेक्टली जो है वो ऑक्सीडाइज करता है इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड में। कार्बोनाइल कंपाउंड का फर्दर ऑक्सीडेशन पिकोनिलिक एसिड देता है, ऑर्थोपिकोनिलिक एसिड। आप इसमें भी मिस किए हैं, कई लोग जो है एलाइल अल्कोहल बना दिए हैं। सेकेंड क्वेश्चन पढ़िए पॉलीमर को। गिव द फॉर्मेशन ऑफ नाइलन 6 एंड नाइलन 6,6 विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब रिएक्शन तो कुछ दिए ही नहीं, आप बस दोनों को मिला दिए, कहे बन गया। ना टेम्परेचर ना प्रेशर, ऐसे होता है, ना कुछ मैकेनिज्म। नाइलन 6 इज फॉर्म्ड बाय एसिड कैटेलाइज्ड पॉलीमराइजेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम। मजे की बात तो यह है कुछ लोग इसमें कैप्रोलैक्टम भी बना दिए। सिंथेसिस, हम मोनोमर सिंथेसिस आपसे पूछ रहे हैं। हम मोनोमर सिंथेसिस आपसे पूछे नहीं ना। कैप्रोलैक्टम प्लस एसिडिक मीडियम 250 डिग्री सेंटीग्रेड बना दीजिए अंडर प्रेशर। नाइलन 6 is prepared by acid catalyzed polymerization of adipic acid and hexamethylenamine. 250 degree centigrade, 50 atm pressure. In both cases, acid catalyst is required because NH2 is a very poor leaching group due to mesomerism with this carbonyl. Therefore, first we need activation of carbonyl. ये आपको है और आप तो कुछ पता ही नहीं रहे हैं, आप तो बस लिख दिए जो भी समझ लिए कि हो गया। बी पार्ट, शो द मैकेनिज्म स्टेप्स फॉर द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन ऑफ पॉलीस्टाइरीन। शो द फॉर्मेशन ऑफ स्टाइरीन एक्रोनाइट्राइल कोपॉलीमर। दो क्वेश्चन अलग अलग है, 8 नंबर और 5 नंबर का। आप देखिए कि फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन पॉलीस्टाइरीन का करवा रहे हैं, ठीक है। आप इनिशिएशन कीजिए पेरोक्साइड से, फिर आप प्रोपोगेशन स्टार्ट करिए। प्रोपोगेशन में आप ये बताइए कि ये हेड टू टेल एडिशन है या टेल टू टेल एडिशन, HTHT है या THTH है, और क्यों है। फ्री रेडिकल प्रोपोगेशन स्टेप में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में क्या स्टीरियो स्पेसिफिसिटी है? नहीं है। एटेक्टिक पॉलीमर इज प्रोड्यूस्ड। तो प्रोपोगेशन में आप ये सब बताइए और फिर 3 मोनोमर ऐड करने के बाद आप बता दीजिए ये रिपीट यूनिट, एडिशन, फिर टर्मिनेशन बताइए। टर्मिनेशन में चेन ट्रांसफर रिएक्शन बताइए, एक्सटर्नल क्वेंचर बताइए, तब ये 8 नंबर का खत्म होता है। नाउ स्टाइरीन एक्रोनाइट्राइल पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय नॉट फ्री रेडिकल, नो फ्री रेडिकल। हाँ, फ्री रेडिकल से भी है बट वेरी नॉट ए गुड मेथड। एनायोनिक पॉलीमराइजेशन, और एनायोनिक पॉलीमराइजेशन बताने के बाद ब्यूटाइल लिथियम से स्टार्ट करते हैं। बताने के बाद ये बता दीजिए कि दिस पॉलीमराइजेशन कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, दैट्स व्हाई दिस पॉलीमर इज कॉल्ड एज लिविंग पॉलीमर। तो आपको ये करना था ना। इसी का नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट,
discuss synthesis of following polymer showing their chemical reaction. मतलब रिएक्शन कंडीशन बताते हुए, हर में जहां दो मेथड है वहां दो मेथड. टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय एनायोनिक और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन. फिर एनायोनिक का बताइए, इनिशिएटर ब्यूटाइल लिथियम है, और फ्री रेडिकल का बताइए कि यहां पे हमारा जो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन है उसमें पेरोक्साइड से इनिशिएट करेंगे. नाउ ए मेजर प्रॉपर्टी ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन इज ब्रांचिंग, बट इन टेफ्लॉन ब्रांचिंग डज नॉट टेक प्लेस. ये बताना जरूरी है, क्योंकि टेफ्लॉन में ब्रांचिंग जो है वो हाइड्राइड ट्रांसफर से होता है, एच ट्रांसफर से. यहां पे एच नहीं है. तो ये आपका आया है एनायोनिक पॉलीमराइजेशन से, आया है कि नहीं. नाउ टेरेलिन इज सिंथेसाइज्ड बाय डाइइथाइल टेरिथैलेट. इथाइल ईस्टर, हम इथाइल ईस्टर यूज करते हैं, मिथाइल ईस्टर कभी नहीं यूज करते. हम इथाइल ईस्टर यूज करते हैं, मिथाइल ईस्टर नहीं यूज करते. एंड इथिलीन डाइक्लाइकोल एट 195 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर प्रेशर ऑफ 10 to 50 atm variable pressure. Preferably acid catalyst is utilized in this reaction. Another method is transesterification. Another method is direct esterification, that is use of terephthalic acid. ये आपको बताना था. बेकेलाइट इज ए क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर. इट इज फॉर्म्ड थ्रू दी पॉलीमराइजेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइफॉर्माइल फिनोल. Monomer synthesis is integrated with polymerization. First monomer is produced by Ledrer-Manoj reaction. Ledrer-Manoj reaction 3CH2O plus 3HCl. As soon as monomer is produced, it is immediately polymerized by heating at high temperature and pressure. तब नंबर देंगे ना, 5-5 नंबर का है. बताइए. Predict the product in each of the following reaction. HiO4 is known for oxidative cleavage. It undergo oxidative cleavage through cyclic intermediate. That's why it only react with those OH which are cis to each other. In a cyclic, it is not a restriction due to free rotation, but in cyclic structure, it is a rigidity. Now, in first case, दो OH हैं, हो जाएगा. In second case, it is in chair form. All adjacent OH are equatorial. That means they are trans to each other, therefore no reaction take place. आप तो बना दिए प्रोडक्ट, कैसे बना दिए भाई.
का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर हम कहें तो इस सेक्शन का, इस पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन था। आपको भी सब करने के बाद उम्मीद होगा कि 15 में 12 नंबर मिलेगा, लेकिन मिला 4, 5 या 6 नंबर। ना नेम्ड रिएक्शन का नाम, ना पता, ना ठिकाना, ऐसे ही कर दिए। पेपर 1 में भी कन्वर्जन में हम इस बात को एक बार रिमाइंड किए थे। तो यहां पे हमको ये बनाना है, दिस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन। डायरेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन से नहीं, डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन से। डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन से बनना था ये। डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ दिस reactant are this, directed aldol condensation of this LDA। सबसे पहले इसको रिएक्ट करवाना था LDA से, ये LDA से रिएक्ट करवाना था सबसे पहले आपको, उसके बाद आपको अटैक करवाना था LDA से। ये देखिए LDA CH2 फिर इस पे ऐड करना था, इसको फिर ऐड करना था, डेट इज ऐसे, तब तो बनेगा ना। आप तो डायरेक्ट OH ही यूज कर दिए, आप डायरेक्ट OH यूज कर दिए हैं। CH2 CHO माइनस Li प्लस CH2 CH3। अब करिए, अब करिए, तब आएगा ना। तो इट इज यूज ऑफ डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। नाउ इसमें आपको इतना दिन लगा, बहुत दिन लगा, बहुत बहुत ट्राई किए हैं बच्चे। इट इज बेयर्स-विलीजर रीअरेंजमेंट, बेयर्स-विलीजर रिएक्शन। नाउ फिनाइल माइग्रेट, फिनाइल माइग्रेट, then hydrolysis HCl aqueous, phenol is produced, phenol is produced। आप तो न जाने क्या क्या कर दिए हैं। रॉबिन्सन रिंग एनुलेशन ये अच्छे से आप कर दिए हैं, तो यहां बताइए कि क्या क्या चीजें हैं। फर्स्ट स्टेप इज Michael addition, second step is intramolecular aldol condensation, थर्ड स्टेप नहीं, थर्ड स्टेप की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको ये सारा चीज बताना था ना। Michael addition followed by aldol condensation,
माइकल एडिशन हम करेंगे MbK के साथ, मिथाइल वाइनाइल कीटोन के साथ। खैर सॉल्यूशन में है, आप देख लीजिएगा। फ्रॉम साइक्लोहेक्जेनोन, इसमें मैकेनिज्म देना था, मैकेनिज्म दीजिए। ठीक, इसमें आपको जो यूज करना था वो यूज करना था ये जो आपने यूज किया है ना, ये CH2 Mg कभी नहीं यूज करते ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं +2 Li एल्काइल लिथियम यूज करते हैं। एल्काइल लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं थर्ड केस में। थर्ड केस है ना, सेकंड केस। थर्ड केस बहुत सिंपल था, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था। वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड कोई रिएजेंट नहीं है। ठीक, आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करना चाहिए, रिएजेंट का यूज करना चाहिए। ठीक, ताकि इल्ड अच्छा मिले हमको। फोर्थ केस था आपका फिर वही था LDA का यूज। LDA से रिएक्शन करवाकर और फिर अल्फा अमाइनो इथनॉल के साथ रिएक्ट करवा के फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। ये था LDA ये, फिर अल्फा एमाइनो NH2, ये देखिए Li+, ये देखिए ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, डेट इज ये बन गया अपना CH3CO, CH2, CH3O Li प्लस CH2 NH2। ठीक, ये आ गया। अब ये NH2 अटैक करेगा इस पे फिर से एक बार, तो ये फिर बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से इसमें हम लोग किए हैं। ठीक, सिंथेसिस तो आपको भी ऐसे करना था। In the following conversion sequence, identify PRS suggests suitable mechanism for conversion of P2Q and R2S। P2Q परकिन कंडेंसेशन, बहुत अच्छे से इसमें मैकेनिज्म देना था। सब दिए हैं, नंबर भी पाए हैं, सब दिए हैं और नंबर भी पाए हैं, अच्छे अच्छे नंबर पाए हैं। नाउ H2PD मिथाइल एल्कोहल, इससे क्या होता है कि केवल कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है, फिर SOCl2 एसिड क्लोराइड बना और फिर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन टू गिव दिस प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। सब अच्छे से किए हैं, 15 नंबर का था, सबने अच्छे से किया है, नंबर भी सब पाए हैं। वॉन रिटर रीअरेंजमेंट, फोर्थ का ये था वॉन रिटर रीअरेंजमेंट, सब किए हैं, नंबर भी पाए हैं, अच्छे से किए हैं। सेकंड वाले में था स्क्रप सिंथेसिस, स्क्रप सिंथेसिस था, स्क्रप सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन, सब लोग किए हैं, अच्छे से किए हैं, तो मार्क्स भी पाए हैं।
स्क्रब सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन था। सब किए हैं, अच्छे से पाए हैं नंबर। स्क्रब सिंथेसिस ऑफ क्विनोलिन, स्क्रब सिंथेसिस मैकेनिज्म आपको देना था। फर्स्ट स्टेप माइकल एडिसन, सेकेंड स्टेप इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट। जैसे जैसे आपको करवाया हुआ है और जैसे जैसे यहाँ भी किया हुआ है आपके सॉल्यूशन में, तो वैसे ही आपको यहाँ भी करना था। फोर्थ का बी, एल्कलाइन KMnO4, एल्कलाइन KMnO4 साइक्लोहेक्सेनोन, रिंग क्लीवेज टेक प्लेस, रिंग क्लीवेज टेक प्लेस। KMnO4 OH माइनस, एसिडिफिकेशन, एसिडिफिकेशन, that is adipic acid is formed adipic acid is formed ethyl alcohol H2O SO4 catalyst diethyl adipate, diethyl adipate ETOH H2SO4 diethyl। और फिर आपको पता है, फिर नेम्ड रिएक्शन आ गया, फिर से नेम्ड रिएक्शन आ गया। कौन सा रिएक्शन आ गया? दैट इज डिकमान कंडेंसेशन। तो डिकमान कंडेंसेशन का पूरा मैकेनिज्म, और फिर नहीं, मैकेनिज्म इसमें नहीं पूछा गया है, राइट डाउन प्रोडक्ट है। और फिर HCl से डिकमान कंडेंसेशन, NaOET, डिकमान कंडेंसेशन, फिर HCl। लेकिन यहां पे एसिडिफिकेशन होते ही बीटा कीटो एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा? डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो ये हमारा है पूरा का पूरा। ये बाद में अगर आप चाहें, स्पेस अगर है, टाइम अगर है, तो डिकमान कंडेंसेशन का मैकेनिज्म अलग से दे देंगे बस। इसमें थोड़ा सा आपके क्वेश्चन और मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क आ गया है। मैंने जो क्वेश्चन दिया था और जो क्वेश्चन आपको मिला है उसमें थोड़ा सा फर्क आ गया है, लेकिन मुझे पूरी तरह से याद है कि जो क्वेश्चन था, जो आपको क्वेश्चन मिला है, वो भी बिल्कुल सही मिला है। हालांकि वो मैंने फुल टेस्ट में डालने के लिए रखा था, लेकिन वो इसमें डल गया। ठीक, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। उसको हम अभी करते हैं। राइट डाउन प्रोडक्ट एंड गिव द मैकेनिज्म, राइट डाउन प्रोडक्ट एंड गिव द मैकेनिज्म था। ये देखिए, सबसे पहले था ये था कि नहीं, ये ऐसे NaBH4, NaBH4 is a reducing agent, it reduces to alcohol, alcohol. Now Al2O3, ये था B, एल्कीन, एल्कीन के साथ था
लेड टेट्राएसीटेट LTA प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, LTA एसिटिक एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में मिथाइलेशन नहीं करता। मतलब तीनों प्रोडक्ट जो बने थे वो क्या हैं? तीनों प्रोडक्ट जो बने हैं वो एक बना है OAC एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एक बना है क्योंकि फ्री रेडिकल से करता है ये, तो सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं, सिस और ट्रांस दोनों बन सकते हैं। तो डिटेल मैकेनिज्म दे देना था, डिटेल मैकेनिज्म OAC OAC ऐसे। LTA that is ACO4 PB, now PB OAC2 प्लस ट्वाइस OAC। अब आपको बता देना था कि since in the acetic anhydride, in presence of acetic anhydride, a viscous medium is provided, therefore decarboxylation does not take place, therefore methyl free radical is not produced। अगर ये बता दे तो अच्छा होगा, नहीं तो हम तो आपसे पूछे हैं नहीं, हम आपसे पूछे हैं नहीं। अगर आप बता देते हैं तो अच्छा है, नहीं बताए तो हम नंबर नहीं डिडक्ट करेंगे। हाँ, जो बता देगा उसको एक नंबर ज़्यादा दे देंगे, बट आपका जो नंबर है उसको डिडक्ट नहीं करेंगे। नाउ अब मैकेनिज्म के साथ बता देंगे कि क्यों 2 स्टीरियो आइसोमर बना है। 5 प्रोडक्ट लिखना था 10 नंबर का। दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था वो मैंने पूछा था आपसे ये था, ये 15 नंबर का था, 3 × 5, ये था Cl और ये था NO2। अब देखिए हम इस पे पहले करवाए थे CH3O- से रिएक्शन, तो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ऐसे, और ये बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा OH3NO2। फिर इसको हम रिड्यूस किए थे, फिर डाइएजोटाइजेशन करवाए थे ताकि ये बन जाए NaSnHCl NH2OCH3। फिर हमने करवाया था NaNO2 HCl H2SO4 बॉयल, हमने करवाया ये बन गया फिनोल, और फिर रीमर-टीमैन रिएक्शन करवाए थे, तो ये कौन सी चीज का सिंथेसिस हो गया? वेनेलीन का सिंथेसिस। रीमर-टीमैन रिएक्शन, अब बात आई समझ में? ये सिंथेसिस हो गया वेनेलीन का, OH CHO OCH3 वेनेलीन, वेनेलीन का सिंथेसिस हम पूछे थे। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल सिंथेसिस ऑफ वेनेलीन? ये था 10 नंबर का, है कि नहीं? राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ मोनोमर फॉर नेचुरल रबड़। स्ट्रक्चर बना देना था नेचुरल रबड़ का, 10 नंबर का है। देखिए 2 नंबर का था नेचुरल रबड़ का मोनोमर का स्ट्रक्चर। ये है स्ट्रक्चर नेचुरल रबड़ का। सेकेंड था
एक्सप्लेन वाई इट इज इलास्टिक। तो रिपीट यूनिट बना दीजिए इसका। इन रिपीट यूनिट ऑल यूनिट आर सिस। इन सिस स्ट्रक्चर देयर इज ए रिपल्सन। सो एज सून एज इट इज स्ट्रेस्ड it get elongated, and whenever it is released, relaxed, it get its own position. So cis arrangement of all the isoprene unit is responsible for the elasticity. Its isomer gutta-percha, in which trans arrangement is not so elastic. थर्ड पार्ट इसका ये था, how do you reduce its elastic property by chemical process? Vulcanization. Since it contain reactive allylic group, it undergo free radical reaction at very fast rate, and so whenever it is heated with sulfur, it undergo cross linking, and that's why its elasticity decreases. तो ये आपको करना था। 3 क्वेश्चन थे, 3-3-4 नंबर के। हाउ डू यू ऑब्टेन फॉलोइंग इन द लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में हम इसको विटिग रिएक्शन से बनाते हैं। विटिग रिएक्शन से, विटिग रिएक्शन से बनाते हैं। कुछ बच्चों ने एल्डोल कंडेंसेशन कर दिया है, बट वो डेट इज नॉट ए लैब सिंथेसिस। हम विटिग रिएक्शन करवाते हैं साइक्लोहेक्सेनोन का। इसका ई पार्ट जो है उसमें हमने क्वेश्चन बदला था, जिसमें कि हमने दिया था ये फर्स्ट स्टेप डायरेक्टेड एल्डोल कंडेंसेशन। First step directed aldol condensation, that is OH CH2NO2। एलिमिनेशन तो करना ही नहीं था क्योंकि हिट किए नहीं है और फिनाइल रिंग है नहीं, तो एलिमिनेशन कहां से होगा। सेकेंड स्टेप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, that is reduction of this OH CH2NH2। थर्ड स्टेप that is NaNO2 HCl, that is N2 plus. Now ring expansion to 7-membered ring. Ring expansion. Then ketonization. ये था, ये आपका है स्ट्रक्चर और ये आपका है प्रोडक्ट ऑफ दिस। इपॉक्साइड फॉर्मेशन तब होता है, इपॉक्साइड फॉर्मेशन तब होता है जब बॉन्ड माइग्रेशन ना हो सके, तब इपॉक्साइड फॉर्मेशन होता है। अदरवाइज इपॉक्साइड फॉर्मेशन नहीं होता। इस केस में अगर आप देखिए तो इपॉक्साइड फॉर्मेशन होने की कोई चांस ही नहीं है। नो चांस ऑफ इपॉक्साइड फॉर्मेशन। ये देखिए OH ही एक्सियल होगा और ये इक्वेटोरियल होगा N2 प्लस। ये देखिए आराम से ये इपॉक्साइड फॉर्मेशन के लिए इसको मूव करना पड़ेगा। तो ये हमारा है पेपर 5, जिसका कि एक अलग ये था कि हमको जैसा कहा गया है वो ऐसा करेंगे। इसमें हम सेक्शन बी का ये पार्ट है, मेजॉरिटी पार्ट इसका सेक्शन बी का है।
तो इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम अपने मन से, अगर अपने मन से लिखने लगे तो काफ़ी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, इसलिए हम लोग डायरेक्ट करते हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना है, अगर कोई नेम्ड रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहा है तो उस नेम्ड रिएक्शन को बनाएं। अगर कोई हमारा जो है वो रिएजेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी पहले बताएं। अगर वो कुछ अलग काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है ये बताएं। और एज फार एज रिएजेंट में हम मैकेनिज्म दे दें कि रिएजेंट की एक्टिविटी मैकेनिज्म पे ही डिपेंड करती है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एज फार एज अगर कोई कन्वर्जन आया है तो हमारे दिमाग पे तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि क्या हमारे नेम्ड रिएक्शन का है, और वो नेम्ड रिएक्शन का ही होगा। तो हम नेम्ड रिएक्शन का ही यूज करके उस कंपाउंड को सिंथेसाइज करें। थर्ड चीज। फोर्थ चीज, पॉलीमर में हम ध्यान रखें कि हमसे क्या पूछा गया है, पॉलीमर सिंथेसिस, तो कंडीशन वगैरह सब कुछ बताएं। मोनोमर सिंथेसिस, तो कौन सा नेम्ड रिएक्शन इसमें यूज हुआ है, अगर कोई हुआ है तो हम बताएं, कोई रिएजेंट यूज हुआ है तो हम बताएं। रिपीट यूनिट पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ रिपीट यूनिट, तो हम केवल रिपीट यूनिट का स्ट्रक्चर बनाएं। ये सारी चीज़ें जो हैं इस सेक्शन में इम्पॉर्टेंट था, और ये सेक्शन जो है बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है, और ये सेक्शन बहुत ही डेंजरस सेक्शन भी है। जैसे कि पहले पेपर में आप लोग कुछ मार्क्स तो पा गए थे, हम कुछ नहीं तो 1.5 नंबर दे देते थे, 2 नंबर दे देते थे, इसमें हम 0 लगाए हैं। तो ये सेक्शन डेंजरस भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो ये इन बातों को, जो 4 बातें मैंने बाद में बोला है, उसका ध्यान रखें और अच्छे से इस सेक्शन को फिर से एक बार करें, ताकि फुल टेस्ट में इस सेक्शन में आपका स्कोर अच्छा हो। ऑल द बेस्ट। ठीक, अच्छे से इस गाइडेंस को देखिए और इस गाइडेंस से अपने पेपर को निकाल के मिलाइए कि हम कहाँ पे लैग किए हैं, और उन पॉइंट्स को वहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक।